नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो करंट अफेयर की सीरीज है उसको शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पहला क्वेश्चन है आज का, किसने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो आंसर है आपका नरेंद्र मोदी। तो विस्तार पूर्वक जानकारी है उसको देखते हैं। क्या है जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। कहां पर की? वो की नई दिल्ली के अंदर। 3 दिन का यह सम्मेलन था। यह अपने तरह का तीसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में, दूसरा इस वर्ष जनवरी में आयोजित किया गया था। सहकारिता संघवाद के सिद्धांत पर चलने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना से प्रेरित इस सम्मेलन का आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। इसमें 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी प्रयासों की डिलीवरी व्यवस्था को मजबूत करके ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सहयोगी कार्रवाई का आधार तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी सुरक्षा बल की पहली महिला चीफ नीना सिंह बनी? तो आंसर है इसका CISF। विस्तृत जानकारी देखते हैं। CISF की पहली महिला चीफ नीना सिंह बनी। IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख बनाया गया। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है। IPS अधिकारी नीना सिंह वर्तमान में CISF की विशेष महानिदेशक है। CISF के पास पूरे देश में हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को कैसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है इको सेंसिटिव जोन में। विस्तृत जानकारी देखते हैं। पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन्य मंत्रालय ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य पोंग बांध झील के आसपास स्थित है, जो व्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण के कारण बना एक मानव निर्मित जलाशय है। पोंग बांध भारत का सबसे ऊंचा अर्थफिल डैम है और इसका निर्माण वर्ष 1975 में हुआ था। तो इस डैम का जो निर्माण कब हुआ था? 1975 में। वर्ष 1983 में पूरे जलाशय को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। वर्ष 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया। पोंग बांध झील को वर्ष 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अभयारण्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पालना योजना के तहत कितने क्रेच स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो आंसर है इसका 17,000। आंगनवाड़ी सह क्रेच पालना पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन। विस्तृत जानकारी देखते नीचे क्या है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना के तहत पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के भीतर 17,000 क्रेच स्थापित करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के संज्ञानात्मक पोषण और स्वास्थ्य विकास को बढ़ाते हुए सुरक्षित डे केयर सुविधाएं प्रदान करना है। कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी दर के साथ वर्ष 2022 में 37% पहुंचने के साथ क्रेच का यह विस्तार भावी पीढ़ियों के विकास का पोषण करते हुए महिलाओं का समर्थन करने के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतीक है।
जुलाई 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के तहत राष्ट्रीय क्रैच योजना को पालना योजना में बदल दिया। इस परिवर्तन से आंगनवाड़ी सह क्रैच की शुरुआत हुई और मौजूदा क्रैच को पुरानी योजना से स्टैंड अलोन क्रैच के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस विषय में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर शोध की? तो जो इसका आंसर है वो है बैक्टीरिया। किस चीज की शोध की? बैक्टीरिया की। विस्तृत जानकारी देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की जो कृषि पद्धतियों को बदल सकती है। उन्होंने प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम पेंटोरिया टैगोरी रखा। पेंटोइया टैगोरी बैक्टीरिया जिन्स पेंटोइया से संबंधित है जो एंट्रोबैक्टीरियासी परिवार का हिस्सा है। पेंटोइया बैक्टीरिया को जल, मिट्टी, मनुष्य, पशु और पौधों सहित विभिन्न वातावरण से पृथक किया जा सकता है। इसे पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया के रूप में भी वर्णित किया गया है। पेंटोइया टैगोरी ने धान, मटर और मिर्च जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय अक्षमताओं का प्रदर्शन किया है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कर्नाटक में KSRTC ने किस नाम से लॉजिस्टिक्स का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है नम्मा कार्गो। नम्मा कार्गो। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC ने लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में प्रवेश करके अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने KRCTC रूट बसों पर कार्गो सेवाओं की शुरुआत करते हुए ब्रांड नाम नम्मा कार्गो के तहत पहल का उद्घाटन किया। लॉन्च इवेंट में राज्य भर के विभिन्न जिलों में नम्मा कार्गो सेवाओं को शुरू करने के लिए 20 कार्गो ट्रकों की तैनाती देखी गई। KSRTC ने कार्गो परिवहन के लिए अपने बेड़े के संस्थानों में विविधता लाने के लिए SM कनप्पा ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। यह साझेदारी 1 माह तक चलेगी जो अपनी लॉजिस्टिक्स सक्षमता को बढ़ाने के लिए सहयोगी संबंध स्थापित करने में KSRTC की चपलता को प्रदर्शित करती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, गोल मेला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर है जगन्नाथ मंदिर, उधमपुर। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर में गोल मेला के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय उत्सव उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। महोत्सव स्थल पर विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। उधमपुर जिले के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बाहर से आए श्रद्धालुओं ने अपने परिवारों के साथ त्योहार का आनंद लिया। गोल मेले का आयोजन हर वर्ष 2 बार किया जाता है। भक्तों का मानना है कि आज से रात का समय कम होने लगता है और दिन का समय बढ़ने लगता है। जम्मू कश्मीर में गोल मेला उत्सव उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैबिनेट ने बिहार में किसके लिए 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गंगा नदी पर मौजूदा दीघा सोनपुर रेल और सड़क पुल के पश्चिमी किनारे के समानांतर 4556 मीटर लंबे 6 लेन वाले उच्च स्तरीय अतिरिक्त केबल वाले नए पुल और EPC मोड पर बिहार राज्य में पटना और सारण जिलों में दोनों तरफ इसके पहुंच मार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह पुल यातायात को तेज और आसान बना देगा जिसके परिणाम स्वरूप राज्य विशेषकर उत्तर बिहार का समग्र विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर सरकार ने किसे नोटिस जारी किया? तो किसे किया गया?
ऑफशोर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स को। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया वित्तीय आसूचना इकाई ने नो ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता को धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन डिजिटल सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में अधिनियम के तहत धन शोधन रोकथाम और आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई के दायरे में लाया गया था। आगे देखते हैं क्या जानकारी हमें। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने किस लक्ष्य की घोषणा की है? तो जो लक्ष्य की घोषणा की है वो आंसर है 50 उपग्रहों को भेजने का लक्ष्य है। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले 5 वर्ष में महत्वपूर्ण स्थानिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा आयोजित वार्षिक टेक फेस्ट में इसरो प्रमुख है एस सोमनाथ ने कहा कि विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों के कई स्तर स्थापित किए जाएंगे जो हजारों किलोमीटर के दायरे से विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। भारत का आगामी 25 वर्षों में क्या लक्ष्य है? आंसर है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक अपना स्वयं का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। यह भारत की महत्वाकांक्षी भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं का हिस्सा है जिसमें क्रू मिशन, गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और अधिक उन्नत प्रक्षेपण क्षमताएं भी शामिल है। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने हालिया बयानों के अनुसार इसरो 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह 8 टन का मॉड्यूल होने की संभावना है। इसे LVM-3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अगले 7 वर्षों में अतिरिक्त मॉड्यूल लॉन्च किए जाएंगे। 2035 तक इसरो का लक्ष्य अधिक प्रक्षेपण अक्षमता, डॉकिंग क्रू और कार्गो ट्रांसपोर्टर के लिए सुविधाओं, शून्य गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोगशाला इत्यादि के साथ एक पूरी तरह से परिचालन अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है। और देखते हैं क्या है नया क्वेश्चन। इसरो कौन से मिशन के लॉन्च की तैयारी कर रहा है और कब? तो इसका आंसर है एक्सपोसैट 1 जनवरी को। तो विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है ये। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 1 जनवरी को प्रस्तावित अपने अग्रणी पोलारिमेट्री मिशन एक्सपोसैट के प्रत्याशित लॉन्च के साथ नए साल की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। यह मिशन देश की तीसरी अंतरिक्ष आधारशिला आधारित वेधशाला के रूप में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक्सपोसैट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य खगोलीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करना। यह अनूठा दृष्टिकोण उन प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो आकाशीय पिंडों से एक्सरे उत्सर्जन का कारण बनती है। पोलारिमेट्री खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने की एक विधि के रूप में पारंपरिक इमेजिंग विधियों का पूरक और इसमें आकाशीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश और ऊर्जा में उतार चढ़ाव का विश्लेषण करना शामिल है। इस वेधशाला का लक्ष्य ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों, विशाल सितारों के ढह गए कोर जैसे दिलचस्प स्रोतों से उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है। ध्रुवीकरण का अध्ययन करके एक्सपोसैट इन ब्रह्मांडीय घटनाओं के रहस्यों को उजागर करने में योगदान देने के लिए तैयार है। ये थी इसकी जानकारी। आगे देखते हैं कौन जियो के साथ भारत जीपीटी पर काम कर रहा है? तो आंसर है इसका IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे काम कर रहा है। तो पूरी जानकारी देखते हैं। चेयरमैन आकाश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस जियो इन्फोकॉम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से भारत जीपीटी कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। अंबानी ने कंपनी की व्यापक योजनाओं का खुलासा किया जिसमें स्मार्ट टीवी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS का विकास भी शामिल है जो जियो 2.0 के दृष्टिकोण के विकास का संकेत देता है। रिलायंस जियो भारत जीपीटी कार्यक्रम पर IIT बॉम्बे के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। नया फॉर्मल्डिहाइड
सेंसर किस तरह से काम कर सकता है? उत्तर है तापमान में मिलावटी मछली की जानकारी के लिए। विस्तृत जानकारी देखते हैं। असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने धात्विक ऑक्साइड सह ग्राफीन ऑक्साइड मिश्रण से बने नया सेंसर विकसित किया है जो गैर आक्रामक तरीके से कमरे के तापमान पर ही मछलियों में फार्मेलिन अपमिश्रण मिलावट का पता लगा सकता है। खाद्य अपमिश्रण भोजन को अधिक आकर्षक दिखाने या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें अवैध या हानिकारक पदार्थ मिलाने की प्रथा है। फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन तीखी गैस है जिसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जिसमें कुछ खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में आमतौर पर विकासशील देशों में मछली में उपयोग किया जाता है। हालांकि भोजन में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कई देशों में अवैध है क्योंकि यह एक ज्ञात कार्सिनोजेन है। आगे देखते हैं क्या जानकारी। किस शहर में वैज्ञानिकों ने एक पुष्पी पौधे में तेजी से विकास के साक्ष्य का खुलासा किया है? तो आंसर है इसका पेरिस। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पेरिस फ्रांस में पाए जाने वाले एक पुष्पी पौधे में तेजी से विकास के साक्ष्य का खुलासा किया। फील्ड पेंसी के रूप में पहचाने जाने वाला यह पौधा स्वपरागण में सक्षम है जो बाह्य परागण पर पारंपरिक निर्भरता के विपरीत है। फील्ड पेंसी एक सामान्य वन्य पुष्प जो यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में पाया जा सकता है। यह आवृतबीजियों नामक पौधों के समूह से संबंधित है जो फल नामक एक सुरक्षात्मक संरचना के भीतर बीज पैदा करते हैं। आवृतबीजी पादप अपने परागण तथा प्रजनन में सहायता के लिए कीट और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। फील्ड पेंसी ये है। जापान एयरस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो इसका जो आंसर है वो है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। पूरी जानकारी क्या है। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की क्योंकि उसके स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम देशों के विशिष्ट समूह में शामिल होना। यह मिशन हकुतो आर मून मिशन है, एक निजी वाणिज्यिक उद्यम के वर्ष 2023 की शुरुआत में विफलता के बाद जापान के चंद्रमा पर नरम लैंडिंग के दूसरे प्रयास को चिन्हित करता है। SLIM जिसका वजन लगभग 190 किलोग्राम है, स्टिक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है जिसका लक्ष्य अपने लक्ष्य स्थल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सिनोली क्रेटर के 100 मीटर के भीतर छूना है। नवंबर में पी नोट्स के जरिए कितने रुपए का निवेश हुआ? तो इसका आंसर है 1.31 लाख करोड़ रुपए। पूरी जानकारी। नवंबर 2023 में पार्टिसिपेटरी नोट निवेश में वृद्धि हुई जो कुल 1.31 लाख करोड़ तक पहुंच गया। पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट्स विदेश निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय उपकरण है जो बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ प्रत्यक्ष पंजीकरण किए बिना भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं। वे पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों अथवा उसके उप खातों द्वारा अंतर्निहित भारतीय प्रतिभूतियों के तहत जारी किए जाते हैं। हालांकि पी नोट्स लचीलापन तथा निवेश में सरलता प्रदान करते किंतु वे धन शोधन, राउंड ट्रिपिंग एवं पारदर्शिता की कमी में उनके संभावित उपयोग के बारे में चिंताओं के कारण नियामक जांच का मुद्दा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ IDFC लिमिटेड के रिवर्स विलय को मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी बैंकिंग सहायक कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ IDFC लिमिटेड के रिवर्स विलय को मंजूरी दे दी है। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC के संबंधित बोर्ड ने पहले जुलाई में रिवर्स मर्ज को हरी झंडी दे दी थी। इजराइल ने कितने अरब डॉलर की अनुदान दी इंटेल को चिप प्लांट के लिए? आंसर है 3.2 अरब डॉलर।
इजराइल की सरकार ने दक्षिणी इजराइल में $25 बिलियन के चिप प्लांट के निर्माण की इंटेल कॉर्प की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए $3.2 बिलियन के पर्याप्त अनुदान को मंजूरी दे दी है। यह इजराइल में किसी कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जो फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के साथ चल रहे संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण समर्थन दर्शाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो आंसर है 100% यानी कि 100%। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएसबी बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के शेयर की कीमत में उछाल देखा गया, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी पर 5 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 233.75 प्रति शेयर तक पहुंच गया। बैंक की न्यूजीलैंड शाखा में हिस्सेदारी बेचने के लिए संभावित खरीदारों को आमंत्रित करने की घोषणा के बाद यह तेजी आई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने के अपने इरादे का खुलासा किया है। पाकिस्तान ने कौन सा एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? फतेह 2। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया, जो उसकी मिसाइल क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज और उन्नत सुविधाओं का दावा करती है, जो देश के रक्षा कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है। 400 किलोमीटर की रेंज के साथ फतेह 2 पिछले फतेह 1 प्रणाली 250 किलोमीटर की तुलना में पाकिस्तान की स्ट्राइक क्षमताओं को काफी बढ़ाता है। यह पाकिस्तान द्वारा हाल ही में गोरी और अबाबिल मिसाइलों सहित अन्य हथियार प्रणालियों के परीक्षण लॉन्च के बाद आया है, जो अपने शस्त्रागार के आधुनिकीकरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 में कितनी वृद्धि हासिल की है? तो आंसर है इसका 12.2%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय बैंक और गैर बैंक ऋणदाताओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उनकी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए मजबूत प्रशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 2022-23 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समेकित बैलेंस शीट में उल्लेखनीय 12.2% की वृद्धि के बावजूद आरबीआई ने निरंतर सुधार के महत्व को रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति ने किसकी 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष भारतीय डाक कवर जारी किया? तो आंसर है कोंडा माधव रेड्डी की। उपराष्ट्रपति ने 27 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष भारतीय डाक कवर जारी किया। विजयकांत कौन थे और उनके संक्रमण के कारण क्या हुआ? डीएमडी के नेता विजयकांत का कोविड-19 संक्रमण से चेन्नई के निजी अस्पताल में निधन हो गया। डीएमडी के पार्टी के संस्थापक विजयकांत का कोविड-19 संक्रमण के कारण चेन्नई के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे जाने माने फिल्म अभिनेता थे और उन्होंने राजनीति में विशेष स्थान बनाया। वे विधानसभा के सदस्य रहे और 2011 से 2016 के बीच नेता विपक्ष भी रहे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।